गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जावेद चारण मेरे इस यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमिक जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हमारा प्रयास है कि भारत के हर गरीब तबके तक हम लोग आसानी से पहुंच सकें और उनको आसान भाषा में आसान तरीके से टॉपिक को समझाया जाए, क्योंकि भारत का संविधान भारत के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट के और अदर एग्जाम्स की, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उसमें भारत के संविधान का से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग भारत के संविधान को शुरू करेंगे और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रियम्बल का, प्रस्तावना का। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान की में प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी भारत के संविधान से सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं ये जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें। तो प्रियम्बल, शेड्यूल्स, उसके अलावा राष्ट्रपति और पंचायती राज, यानी संविधान का भाग 9 ए, भाग 9 बी, यहाँ से मेजरली सवाल उठाए जाते हैं। तो इसीलिए प्रियम्बल को पढ़ना और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रियम्बल को हम लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हर एक एग्जाम में प्रियम्बल से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और मैं मेरे इस सेक्शन में आपको प्रियम्बल को पहले थियोरेटिकल रूप से समझाऊंगा और उसके बाद में इससे जुड़े हुए जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उन पर भी मैं आपकी एक क्लास और लगाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिल सके। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये तस्वीर, ये भारत के संविधान में सबसे पहले पन्ने की है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, कैसे आया इसका विचार? तो जब भारत जो है बहुत समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था और जैसे ही 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद में भारत का जो शासन है उस क्रांति के बाद सीधा ब्रिटिश राज के अधीन आ जाता है। तो उसके बाद लगभग 90 सालों तक भारत पर ब्रिटिश शासन के द्वारा उसको संचालित किया गया और ब्रिटेन की संसद से भारत के लिए समय समय पर अलग अलग कानून आते गए। लेकिन जब भारत की अपनी संविधान सभा बनी और भारत की संविधान सभा बनने के बाद में पहला सवाल यही था कि अब जो कि भारत ने अभी तक बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं देख रखी हैं, जिसमें मैं बात करूं कि हमने राजतंत्र व्यवस्थाएं देख रखी थी, ठीक है, वो बहुत समय पहले से लेके सारी राजतंत्र व्यवस्थाएं आपने देखी। उसके बाद में हमने एक कंपनी का शासन भी देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और उसके बाद में हमने ब्रिटेन का शासन भी देखा, ठीक है। अब हम हमारे सामने सबसे बड़ा जो संविधान सभा में जो लोग थे उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत कैसा होना चाहिए आने वाले सालों में। तो उसके लिए क्या उद्देश्य, जो संविधान सभा किस उद्देश्य को लेके बनी है, क्या ऐसा हम लोग ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाए जिससे 500 से ज्यादा देसी रियासतों वाला जो ये देश है, जिसमें अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन खान पान बहुत अलग है। और ऐसा समय जब भारत विभाजन की विभीषिका पर खड़ा है, उस समय भारत को एक रखने के लिए किस तरीके का एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक शासन व्यवस्था बनाई जाए, ये एक बड़ा सवाल था संविधान सभा के सामने। तो जैसे ही संविधान सभा की बैठकें शुरू होती हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग नेक्स्ट पेज से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है संविधान सभा में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले लाया जाता है कि ये जो भारत का संविधान है ये कैसा होना चाहिए। हमने राजतंत्र व्यवस्थाएं देख ली, हमने कंपनी का शासन देख लिया और हमने ब्रिटेन का शासन भी देख लिया, एक कॉलोनियल सिस्टम देख लिया, औपनिवेशिक शासन देख लिया। अब भारत को कैसा शासन चाहिए, कैसी शासन व्यवस्था हो, उसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। और वो लाया कब गया? वो लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। और लाया किसके द्वारा गया? तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। मैं जो भी ये आपको फैक्ट बता रहा हूं ये सारे के सारे सवाल बनते हैं, बने हैं, पूछे गए हैं, इसीलिए करवा रहा हूं। उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेके आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए। कब लेके आए? 13 दिसंबर 1946 को। इस पर चर्चा होती है संविधान सभा में और संविधान सभा में चर्चा होने के बाद में इस जो प्रस्ताव है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको पास कर लिया गया। और इसको पास कब किया गया, इसको पारित कब किया गया, ये सवाल बनता है। पारित इसको किया गया 22 जनवरी 1947 को। और इस ये जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको पारित कर लिया गया।
और पारित करने के बाद में जिस रूप में हमें ये देखने को मिलता है वो ये रहा, भारत का संविधान की ये जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वही उद्देश्य प्रस्ताव ही था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए? 13 दिसंबर 1946 को। इस पे चर्चा हुई। प्रस्ताव पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। और हमें ये किस रूप में देखने को मिलता है? ये हमें भारत की प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलता है। यहां तक ठीक है। अब दूसरा ये कि जैसे देखिए, आप लोग एक नया घर बनाते हैं, आपके मन में एक विचार है, क्योंकि भारत में घर जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इंसान पूरी जिंदगी कमाता है तब जाके घर बनाता है। तो वो जब घर बनाता है तो वो अपने आसपास के एरिया में पूरा रिसर्च करता है कि कहाँ पर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, किसकी डिजाइन अच्छी है, कहाँ खिड़कियां ज्यादा अच्छी हैं, कैसे सीढ़ियां बनानी है। तो ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशन वो व्यक्ति रखता है। ठीक ऐसे ही जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय भी ऐसा ही ऑब्जर्वेशन था हमारी संविधान सभा के लोगों के मन में भी। और हमने भी जो भारत में प्रस्तावना लानी है, संविधान के अंदर एक प्रस्तावना का विचार जो था, ये हम कहाँ से प्रेरित हुए, इसके लिए भी सवाल पूछा जाता है। इसको भी मैं आपको बता देता हूं कि हमें ये जो प्रेरणा है ना, ये जो हमें प्रेरणा है ये हमें कहां से मिली कि हमारे संविधान में भी एक क्या होनी चाहिए? प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रियम्बल होनी चाहिए। ये हमें जो प्रेरणा है ये हमें मिलती है यूएसए के संविधान से। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके संविधान से हम लोग प्रेरित होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए और पूछा गया है कि भारत में जो प्रस्तावना है वो कहां से प्रेरित होकर ली गई है, तो अमेरिकी संविधान से या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है। अब दूसरा एक और सवाल बनता है कि जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने, ठीक है, हम प्रेरणा तो वहां से ली कि हाँ ठीक है, अमेरिका के संविधान में क्योंकि प्रस्तावना है तो हम भारत के संविधान में भी एक प्रस्तावना रखेंगे। लेकिन उस प्रस्तावना की भाषा शैली कैसी होगी, वो हम कहां से प्रेरित हुए? तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। आप सीधा सीधा लिखते जाइए, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये दो मेजर सवाल हैं जो अब तक बने हैं और आपको इसको याद रखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सीधा सीधा प्रस्तावना के अंदर ही आ जाते हैं। ये तो अभी उसका इतिहास था प्रस्तावना का, कि प्रस्तावना से रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हिस्टोरिकली पूछी जाती हैं। शुरुआत कब से होती है? 13 दिसंबर 1946 से। लेके कौन आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पारित कब हो गया? 22 जनवरी 1947 को। ये इतिहास हो गया। प्रेरित कहां से हुए? अमेरिकी संविधान से। उसके बाद में भाषा कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं कि इस प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं जिनसे भी सवाल बने हैं और यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अगर आप और किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ये पेपर आपका है, या इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स में भी, स्टेट में भी, स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे पेपर्स में भी प्रस्तावना एक बड़ा टॉपिक होता है। तो आप इस क्लास में अगर आए हो तो 100% पूरा का पूरा प्रस्तावना को सीख के जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब आ जाते हैं सीधा प्रस्तावना पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी प्रियम्बल। देखिए, इसकी पहली लाइन ही हमें क्या सिखाती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम लोग पहले तो ये ले लेते हैं कि इन शब्दों के मायने क्या हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये शब्द भी हमने कहां कहां से लिए हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों के मायनों पे बात कर लेते हैं। पहला शब्द है हमारे पास में यहाँ पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? और सबसे अंतिम लाइन में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? हियर बाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हम भारत के लोग भारत के संविधान संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये जो पूरा संविधान की ये जो उद्देश्य है, इन सबको भारत के लोग बना रहे हैं। तो ये जो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको वो लोग ये भी लिख सकते थे कि हम संविधान सभा के लोगों ने भाई साहब संविधान बनाया है, ये प्रस्तावना तो हमने बनाई है। लेकिन ये क्रेडिट उन्होंने खुद नहीं लेके जनता को दिया। उसकी वजह ये है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी भी पीढ़ियों बाद भी अगर इस संविधान को पढ़ेगा तो उसकी संविधान की पहली लाइन यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है। तो इस संविधान के प्रति, इनके आदर्शों के प्रति वो क्या रहेगा? कृतज्ञ रहेगा, जुड़ाव महसूस करेगा, एक लगाव महसूस करेगा कि ये संविधान हमने बनाया है।
ये हमारा संविधान है। तो इसके पीछे यही एक विचार था कि उन्होंने ये लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? उसके बाद में और इसमें शब्द हैं, जैसे सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो एक तो सवाल ये बनता है प्रस्तावना से कि प्रस्तावना में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रस्तावना से ये शब्दों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या है? सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर से भी याद रख सकते हैं कि हमें, क्योंकि हम लोग क्या थे, गुलाम थे, उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, इसीलिए सबसे पहले जब अगर हम अपने देश का संविधान बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले आजादी चाहिए, हमें क्या चाहिए? संप्रभुता चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला प्रस्तावना का शब्द क्या होगा? सॉवरेनिटी। और एग्जाम में आपको ऐसे ही याद रखना है कि इनका क्रम पूछा जाता है। तो क्रम ट्रिपल एस डी आर से याद रख लोगे, पर ट्रिपल एस में भी 3 एस आते हैं, है ना? तो उसमें पहला एस किसके लिए होगा? सबसे पहले हमें आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी। तो ये किसके लिए स्टैंड करेगा? सॉवरेनिटी के लिए। उसके बाद में क्या है? एस। फिर आजादी किसके लिए चाहिए? समाज के लिए। समाज के बाद आता है धर्म। ठीक है? तो दूसरा हो गया सोशलिस्ट और तीसरा हो गया सेकुलर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, फिर डी से डेमोक्रेटिक और आर से रिपब्लिक। ये शब्दों का क्रम आपको याद रखना है और ये पूछा जाता है सवाल। तो ये क्रम याद रख लेना, ट्रिपल एस डी आर। सबसे पहले आजादी चाहिए, संप्रभुता चाहिए, उसके बाद समाज आया, फिर धर्म आया। ठीक है? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये शब्दों का क्रम रहा। उसके बाद में शब्दों का क्रम क्या रहा? उसके बाद में एक और आता है, जले। जब आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हो तो लोग आपसे जलेंगे ना, लोग आपसे जलेंगे। तो जल रहे हैं तो जलने दो। जले से क्या है? जे से जस्टिस। क्या है? जे से जस्टिस है। एल से क्या है? लिबर्टी। और एल से ई से क्या है? इक्वालिटी। तो सबसे पहले न्याय आता है, उसके बाद स्वतंत्रता आती है, और उसके बाद कहीं जाकर समाज में समानता स्थापित होगी। और हमने इसी क्रम को लिया है। तो यह क्रम भी याद रखना है कि ट्रिपल एस डी आर, जले। उसके बाद में एक क्रम और पूछा जाता है कि इसमें भी क्रम को ऊपर नीचे पूछ लिया जाता है, क्योंकि देखो जहां पर थोड़ा सा लोचा होता है ना, जहां थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत होती है, वहां पर ये सवाल वहीं से बनते हैं। अब देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, ये रहा आपका जस्टिस, ये रहा आपका लिबर्टी, ये रहा इक्वलिटी। जले हो गया, ये आपको जले यहां दिख रहा होगा, जे एल ई, है ना? जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी और ई से इक्वलिटी। यहां तक ठीक है। अब एक और क्रम अगर पूछा जा रहा है तो उसमें क्या है? पूछा जाता है फर्टर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को लेकर सवाल बनता है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना? फर्टर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। इनका क्रम इंग्लिश में तो ऐसा है, लेकिन जैसे ही अगर आप बात करेंगे हिंदी में, ये देखो हिंदी यहां दिख रही है आपको, तो हिंदी में आप देखो, राष्ट्र की एकता, अखंडता, लेकिन बंधुता सबसे पीछे आ गया। और फर्टर्निटी क्या है? इंग्लिश में देखोगे तो फर्टर्निटी सबसे पहले है, उसके बाद यूनिटी और इंटीग्रिटी है। लेकिन यहां पर यूनिटी इंटीग्रिटी पहले आ गया, फाइव, और ये फर्टर्निटी बाद में आ गया। लेकिन संविधान, क्योंकि मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, हस्तलिखित लिखा गया था, है ना? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, इटैलिक शैली में लिखा गया था, तो वो रिटर्न इंग्लिश में था, इसीलिए यही मान्य है। और उसमें टेक्निकल दिक्कत ये है कि इंग्लिश में एफ पहले आता है, यानी फर्टर्निटी, बंधुता पहले आता है, यूनिटी इंटीग्रिटी बाद में आता है, और यही मान्य है। और आपको एग्जाम में इसी को फॉलो करना है कि सबसे पहले बंधुता आएगा, उसके बाद में एकता और फिर अखंडता आएगा। हालांकि हिंदी में मैंने आपको दिखा दिया कि हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा और क्या ध्यान रखना है आपको? आपको यह ध्यान रखना है कि इसी प्रस्तावना में संविधान को पारित करने की डेट को भी लिखा गया है। ठीक है? इसको मैं अगले पेज में यहां करवा देता हूं। इसमें क्या दे रखा है? संविधान कब पारित होता है? संविधान सभा ने इस संविधान को कब पारित किया? डेट आपके सामने है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। ठीक है? ये डेट है आपके पास। ये तो फिर भी याद रह जाएगी, लेकिन बहुत बार, क्योंकि एग्जाम को थोड़ा सा टफ बनाना है ना, चीजें तो वही हैं, चीजें तो वही हैं, लेकिन अब बच्चों ने रट लिए हैं इन चीजों को, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अब एक कदम आगे चल जाता है। क्या? कि भाई साहब आपको पूछ लेगा हिंदी में क्या डेट दे रखी है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा गया है, विक्रमी संवत लिखा गया है, और उसमें क्या लिखा गया है? उसमें महीना लिखा गया है, मिति, मार्गशीर्ष। पूछ लेगा, पूछ लेगा महीना, और ये भी पूछ लेगा कौन सा? शुक्ल की सप्तमी, शुक्ला सप्तमी।
और 2006 विक्रमी संवत को भारत का संविधान पारित होता है। अगर आपको दिख रहा होगा यहां से बोर्ड से, तो ये देखिए आप, यहां पर लिखा है 2006 विक्रमी मिति मार्गशीर्ष। देखो हमारे यहाँ हिंदी के महीने होते हैं। देखो समय रेखा एक ऐसा बिंदु है जिसको अलग अलग धर्म या संस्कृति के लोगों ने, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से पकड़ रखा है कि समय का ये एक बिंदु है, इससे पहले का समय और इससे बाद का समय। ठीक है, थोड़ा सा अगर मुद्दा आ ही गया है तो यहाँ थोड़ा सा बता ही देता हूं, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा कि ये समय भाई साहब शुरू होता है यहां से, जीरो से, और जीरो से बाद का अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, 2025। तो इससे पहले का समय क्या, जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं 2025, ये किसके अकॉर्डिंग है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। जो क्या मानता है, जीरो कहां मानता है, वो कहता है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म होता है उसी वही दिन क्या है, शून्य है, और उससे उनके जन्म के पहले का समय ईसवी सन है, और उनके जन्म के पहले का समय बिफोर क्राइस्ट है, जिसे हम लोग बीसी बोलते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट। और ये ईसा मसीह के जन्म का समय जिसे जीरो मान लिया गया, और इनके आगे का जो समय है, इनके जन्म के बाद का समय, वो एडी हो गया। एडी का मतलब एनो डोमिनो, ये जो डोमिनो पिज्जा वाला है ना, बस वही है, ये समझ लो। आपको तो ऐसे याद रखना है, हमें चीजें याद रखने से मतलब है, हमें ऐसे ही याद रहता है तो हम ऐसे ही करेंगे। एडी का मतलब एनो डोमिनो, है ना, एनो डोमिनो 2025। ठीक है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये तो किया ग्रेगोरियन कैलेंडर ने। ऐसे ही भारत ने भी अलग अलग हिसाब से अपने समय को पकड़ रखा है। जैसे शक संवत को हमने पकड़ रखा है, हमने विक्रमी संवत को पकड़ रखा है, जैसे इस्लाम में हिजरी संवत को पकड़ा रखा है ना। तो सबका अलग अलग टाइम चल रहा है। ठीक है, हमने इंग्लिश के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हमारा संविधान पारित कब होता है, 26 नवंबर 1949 को। और अगर विक्रम संवत की बात करें तो ये याद रख लेना, एग्जाम में पूछा गया है बेटा और आएगा। विक्रमी संवत चल रहा है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, या तो विक्रमी की जगह शक संवत दे देगा। तो ये याद रखना कि विक्रम संवत ही था, विक्रम बेताल ही था, 2006 में था, शुक्ल की सप्तमी है। हमारे यहाँ पे महीने क्या होते हैं हिंदी में, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, ये नाम तो आपने सुने होंगे ना। तो इनमें क्या होता है, महीने 15-15 पखवाड़ों पे चलते हैं, पाक्षिक होते हैं। तो कुछ शुक्ल पक्ष होता है, कुछ अंधेरा पक्ष होता है, इसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा संविधान बन रहा है और पारित होना है, तो हम लोग कृष्ण पक्ष में तो नहीं करेंगे, है ना, अंधेरे में नहीं करते, हम लोग उजाले में करते हैं। शुक्ल पक्ष में हमने किया सप्तमी को, क्लियर है। और महीना कौन सा था, माघ शीर्ष का। ठीक है, तो ये चीज तो थी संविधान के अंदर, है ना, प्रियम्बल के अंदर, जो हमने डिस्कस करी कि ये शब्द है कौन कौन से, इनका क्रम अभी हमने देखा है, प्रस्तावना भी खत्म नहीं हुई है, हमने अभी क्रम देखा। और अब क्रम के बाद में अब इन शब्दों के मायने देख लेते हैं, है ना। इस क्रम के बाद में हम शब्दों के मायने देख लेते हैं। हाँ, तो साथ साथ लिखते जाओ, है ना, इन शब्दों के मायने भी साथ साथ में लिखते जाओ। अब सबसे पहले एक शब्द आया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व का संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो आज के बाद से क्या हो जाएगा, भारत आंतरिक प्लस बाह्य, है ना, दोनों रूप से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। दोनों रूप से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। कैसे, क्योंकि भारत, हमने क्लेम किया कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आजादी, हमें स्वराज चाहिए, और ये हमने क्लेम किया। और इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, सोवरेनिटी, स्वतंत्रता, संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। आंतरिक का मतलब कैसे, कि मान लो कि ये भारत है, मानना है बेटा, है ना, माना, जैसे 100 रुपए मान लेते हो, वैसे मान लो कि ये भारत है। और इस भारत का आंतरिक रूप से, यानी इस भारत के अंदर जो भी इसकी जमीन में रहने वाले लोग हैं, और ये जो जमीन है, ये जो क्षेत्रफल है, इसके लिए कोई भी नीति नियम कानून कुछ भी बनाना है तो वो भारत बनाएगा। ब्रिटेन नहीं बनाएगा, अपनी संसद में बैठ के भारत के लिए कानून अब नहीं बनाएगा। आंतरिक रूप से कौन बनाएगा, स्वतंत्र भारत की जो सरकार होगी वही इस क्षेत्र के लिए कानून बनाएगी। पहली बात क्लियर। बाह्य का मतलब क्या है, बाह्य रूप से कैसे स्वतंत्र, बाह्य का मतलब ये कि ये जो भारत है अब दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध बनाएगा, दूसरे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो नेम हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे इब्सा हो, चाहे अफ्रीकन यूनियन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूएनओ हो, कोई सा भी संगठन हो दुनिया का, भारत को उसमें पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, भारत। आगे बात समझ में। लेकिन इससे पहले हमारे लिए निर्णय कौन लेता था, ब्रिटेन। प्रथम विश्व युद्ध भारत लड़ना चाहता था क्या, नहीं, लेकिन हम लोग क्या थे, कॉलोनी, इसलिए कौन लड़ा, भारत। किसके पक्ष में, ब्रिटेन के पक्ष में।
दूसरा विश्व युद्ध भारत लड़ना चाहता क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग लड़े, क्यों? हम लोग कॉलोनी थे, किसके? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन ने हमारे बिहाफ पे हमारे लिए निर्णय ले लिया था। लेकिन अब हमने क्लेम किया कि भाई साहब हम लोग क्या है? सोवरेन है, स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं। तो हमारी आंतरिक और बाह्य रूप से हम लोग क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्र। तो संप्रभु जो हमारा पहला शब्द का क्लेम था, ट्रिपल एस वाला, तो उसमें सबसे पहले हमने इसी बात को बोला कि संप्रभुता का मतलब, इसका संप्रभुता का मतलब क्या होता है? भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण तरीके से स्वतंत्र होगा। दूसरा शब्द था सोशलिस्ट, समाजवाद। समाजवाद का क्या मतलब होता है? समाजवाद का सीधा सा मतलब है, एक लाइन में लिख लो, समाज के संसाधनों का समाज के हित में प्रयोग। आगे बात समझ में? जैसे ये पीडीएस सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उचित मूल्य की दुकानें आप देखते होंगे, उसमें आपको पता है कि 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल मिल रहा है ना? मार्केट में क्या इसी रेट में मिलता है क्या? नहीं। लेकिन ये प्रोवाइड कौन करवाता है? सरकार। यही समाजवाद का एग्जाम्पल है। ठीक है, महिलाओं को, विधवाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, उनको क्या मिलता है? पेंशन मिलती हैं। ये क्या है? ये समाजवाद है। आगे बात समझ में? उसके बाद क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब है, लिख लो, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य क्या करेगा? लेकिन राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। आपने देखा होगा भारत के किसी भी नेता को देखा होगा आपने, वो जिस मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, दरगाह में जाते हैं, टोपी पहन के वहां दुआ करने लगते हैं, गुरुद्वारे में जाएंगे, माथा टेक के वहां पे कीर्तन करने लगते हैं। तो जो जहां जाएगा उसका हो जाएगा, है ना? ये भारत का अपना एक धर्मनिरपेक्ष का एक सेटअप ऐसा है कि हमारा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा। क्लियर है? ये धर्मनिरपेक्ष का भारत का मतलब है। चलते हैं आगे। उसके बाद में और क्या चीज रहेगी इसमें? उसके बाद में है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? वही अब्राहम लिंकन वाली कोटेशन डाल देता हूं, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। जहां पर नीति निर्माण जनता या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करे, वो व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। और लोकतंत्र एक प्रक्रिया है। एक हमारी बात समझ में? कुछ देश कम लोकतांत्रिक है, कुछ लोग अधिक लोकतांत्रिक है। प्रोसेस यही है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। उसके बाद में क्या है? गणराज्य। ये शब्द हमारी प्रस्तावना से मैं उठा रहा हूं आपको। हम भारत के लोग, जैसे आपने यहां देखा होगा, ये रहा, पढ़ लो, देखें अगर हिंदी वाले बच्चे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया? भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र। समाजवाद का मतलब समाज के संसाधनों का समाज के हित में प्रयोग। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों का क्या करेगा? सम्मान करेगा। उसके बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, जो हमारे यहाँ हो रहा है। उसके बाद में क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे गणराज्य होने के लिए 3 शर्तें हैं। क्या? एक तो हेड ऑफ द स्टेट, जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष। 2 चीजें होती हैं, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वंशानुगत नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? वंशानुगत नहीं होने का मतलब यही है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। चाहे छोटा बेटा हो चाहे बड़ा बेटा हो, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रामनाथ कोविंद जी के बाद में उनका बेटा या बेटी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी के बाद में उनका बेटा या बेटी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। शर्त क्या है? राष्ट्राध्यक्ष हमारा यहाँ पे वंशानुगत नहीं चलेगा। हाँ, उसके लिए क्या होंगे? राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा? निर्वाचित होगा। क्या होगा? निर्वाचित होगा। और कार्यकाल क्या होगा? निश्चित होगा। ये 2 शर्तें उसके साथ हैं। ये गणराज्य का मतलब 3 शर्तें हैं। एक, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। दूसरा, निर्वाचित होगा जनता के द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, उससे कोई मतलब नहीं है। कार्यकाल क्या होगा? निश्चित। ऐसे नहीं है कि जब तक सांसें हैं तब तक चलते रहेंगे, राष्ट्रपति बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। निश्चित कार्यकाल होगा। कुछ राज्यों में 4 साल है, कुछ में 5 साल है, भारत के हिसाब से 5 साल है। क्लियर है? तो ये तो हुआ इसका मतलब।
ठीक है, यहां तक बात आ गई आपको समझ में कि हम भारत के लोग भारत को क्या बना रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और उनके मतलब भी आपने समझ लिए, क्योंकि ये मतलब भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से गणराज्य शब्द से क्या तात्पर्य है, या समाजवाद सबसे तात्पर्य है। 4 लाइनें दे दी ऑप्शंस में, और ये पूछे गए सवाल हैं एसएससी में, तो इसीलिए आपको करवा रहा हूं मैं। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। आगे इसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 3 शब्द क्रम से दिए गए हैं। जले, आप इतना पढ़ रहे हो तो दुनिया आपसे जलेगी ना। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ठीक है, जस्टिस। तो हमारे यहाँ पर हर एक व्यक्ति को गारंटी दी गई है, कितने? 3 प्रकार के न्याय की। तो ये भी पूछा गया कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं हमारे यहाँ पे? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से न्याय हैं भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। सामाजिक न्याय, ये जो रिजर्वेशंस हैं, चाहे समाज के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर अगर मैं सीधा आर्टिकल ही बोल दूं तो आर्टिकल 15। ठीक है, ये आर्थिक समानता, नौकरियों में आरक्षण आर्टिकल 16, राजनीतिक आरक्षण आर्टिकल 330 और 332। ये हमारे यहाँ पे न्याय किया गया है एक तरीके से। सामाजिक न्याय, संविधान का जो अनुच्छेद 15 है क्या कहता है? सामाजिक समानता की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल जो 16 है वो आर्थिक समानता की बात, आर्थिक न्याय की बात करता है। आर्थिक न्याय कैसे? समाज का वो पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 16, 16(4), 16(4)A, 16(4)B, 16(4)(6), उन सब में आरक्षण दिया गया है। राजनीतिक आरक्षण यानी समाज का वो वर्ग जिसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है और जो सालों से पिछड़ा रहा है, तो इसलिए आर्टिकल 330 में लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण है ना। लिख ही देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। एससी एसटी को आरक्षण है। एससी को यहाँ पर 84 सीट है, एसटी को 47 सीट है। किसमें? लोकसभा में। केवल लोकसभा में बेटा, हमारे यहाँ पे आरक्षण जो है वो राज्यसभा में नहीं होता है, केवल लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही 332 में किस में मिला है? विधानसभा में आरक्षण है। एससी एसटी को हर राज्य की अपनी अपनी विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर वहां पर सीटों को बांट दिया गया है, एससी और एसटी में। हाँ, वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको कोई आरक्षण नहीं है। राजनीतिक, नौकरी में आरक्षण है, एजुकेशन में आरक्षण है, लेकिन राजनीतिक आरक्षण नहीं है। क्लियर? लोकसभा में और विधानसभा में। यहां तक ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये न्याय हो गया। न्याय 3 प्रकार के देने की गारंटी दी है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से भी बता दिया कि यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। न्याय के बाद में क्या है? लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो हमारे यहाँ पे कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो हमारे यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारत के नागरिक को दी गई है जो भारत में रह रहे हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी स्वतंत्रता देने की गारंटी हमारे संविधान में की गई है। और इस बात को हमने क्लेम कहां किया है? प्रस्तावना में। ये हमारा प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य का है, उद्देश्य है ना हमारे संविधान का। तो इसमें हमने स्वतंत्रता 5 प्रकार की दे दी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की। इसको हमने दिया कहां? इसको हमने आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें हमने दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भी हमने इसको दिया है। क्लियर है? 25 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 19 से 22 और आर्टिकल 25 से 28 तक हमने इस स्वतंत्रता की गारंटी को भी हमने संविधान में शामिल कर लिया है। और कुछ जो रह गई हैं उसको हमने डीपीएसपी में डाल रखा है। वो जब डीपीएस में पढ़ाएंगे डिटेल में तब आपको समझा दूंगा, और अधिकार जब पढ़ाऊंगा तब भी डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है समानता की, है ना। तो समानता कितने प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की। हर एक व्यक्ति कि भारत का समाज क्या है? वर्ण आश्रम वाला समाज था, है ना। वर्ण व्यवस्था थी हमारे समाज में, जिसमें आचार्य मनु कह लो उनको, उनकी एक किताब थी मनुस्मृति, जिसके आधार पर समाज को एक दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने समाज में 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है? लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो व्यवस्था जो कार्य आधारित थी वो जन्म आधारित हो गई, और उससे समाज में 5000 सालों तक एक बड़ी खाई पैदा हो गई। ठीक है, तो समाज का वो तबका, कुछ तबका ऐसा जो अछूत समझा जाने लगा, जिनके साथ छुआछूत होता था। तो ऐसे में आज भी आप देखते हो अपने ग्रामीण क्षेत्र में आसपास ऐसी बहुत सारी आपको घटनाएं देखने को मिलती होंगी, है ना। तो उन सब चीजों को संविधान में, जब हमारा संविधान बना तो हमने ये गारंटी दी कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को हम लोग क्या देंगे? समानता देंगे। और इसमें कौन कौन सी समानता रहेंगी? प्रतिष्ठा की समानता। और ये जो चीजें हुई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये प्रतिष्ठा को वापस लाने का ही एक प्रयास है। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता दे दी गई, और प्रतिष्ठा की समानता के लिए तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15, 17, तो 18।
बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो प्रतिष्ठा की समानता की बात करते हैं और अवसर की समानता की बात आर्टिकल 16 करता है संविधान का। ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात यहां तक कंप्लीट होती हो गई है हमारी कि इन शब्दों के मायने क्या है। क्लियर है? अब उसके बाद में हम लोग ये चलते हैं कि ये जो हमारा संविधान है, ये जो संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इनके शब्दों के मतलब हमने समझ लिए कि इनके संप्रभुता का मतलब क्या होता है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इनका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आदर्श या जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, ये कहां से हमने लिए हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है, पहली ही लाइन हमारी है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो शब्द है, ये कहां से लिया हमने? ये हमने लिया अमेरिकी संविधान से, यूएसए से। तो अब शब्दों पे आ जाओ। अभी हम लोग इसका अंदर का जो संवैधानिक मूल्य हमने पढ़ लिए। अब हम लोग कहां से इंस्पायर हुए? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था क्लास की कि प्रस्तावना हमारे संविधान में होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग कहां से प्रेरित हुए? अमेरिका से। अच्छा, ये जो हमारी प्रस्तावना है, इसकी जो भाषा आप देख रहे हो, ये भाषा हम लोग कहां से प्रभावित हुए? किस देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया से। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में इन शब्दों का मायने क्या है वो हमने देख लिए। लेकिन अब देखते हैं कि ये शब्द हमने कहीं किसी दूसरे देश से तो लिए हैं क्या? ये जो मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, ये कहीं से हमने लिए हैं क्या? तो इसमें सबसे पहला ही शब्द है हम भारत के लोग, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहां पर है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर है? तो ये हमने कहां से लिया? ये जो शब्द है, ये हमने कहां से प्रेरित होकर लिया? अमेरिका से। ठीक है, ये तो पहला शब्द हुआ। दूसरा शब्द है हमारे यहां पे कि ये जो स्वतंत्रता है, समानता है, जो हमारे इस प्रियम्बल में शब्द है, बंधुता है, ये शब्द हमने कहां से लिए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द हमने कहां से लिए? तो ये शब्द हमने लिए फ्रांस से। फ्रांस में क्रांति होती है 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है, और उसमें ये तीन शब्द बड़े फेमस रहे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और हमने वहीं से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में भी इनको जगह दे दी। क्लियर है? तीसरा, हमारे यहां पे न्याय की बात हुई है। न्याय कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये हमने कहां से लिया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये हमने लिया यूएसएसआर से। कहां से लिया? यूएसएसआर, सोवियत संघ से लिया हमने। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, और ये हमने वहीं से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में इसको जगह दी है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहां तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ शब्द हमने, कुछ कुछ संवैधानिक मूल्य अलग अलग देशों से हमने लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारी प्रस्तावना से संबंधित और कुछ भी फैक्ट है क्या जो हमसे छूट गया है? कोई भी फैक्ट हमसे छूटना नहीं चाहिए। यहां तक तो ये था संविधान के अंदर से, ये संवैधानिक मूल्य हो गए। अब हम लोग बात करेंगे हमारी इस प्रस्तावना में, इस प्रस्तावना को लेकर क्या कभी कोई संशोधन हुआ है क्या? क्या ये प्रस्तावना वैसी ही है शुरुआत से जैसी हमें दिख रही है, या उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक अलग प्रस्ताव रखा था और वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया है? क्या ऐसा हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और वर्तमान में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन कितनी बार हुआ है? याद रखने वाली बात है कि जब हमारी संविधान की प्रस्तावना एक है तो परिवर्तन भी एक ही बार हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन, और वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में पहली बार एक संविधान संशोधन होता है, ये 42वां, जिसमें प्रस्तावना में कुछ शब्दों का परिवर्तन किया जाता है। और वो कितने शब्द हैं? टोटल 3। कितने शब्द हैं? 3। कौन कौन से? पहला है समाजवाद, दूसरा धर्म निरपेक्ष, और तीसरा शब्द क्या है? अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है ये मूल उद्देशिका में नहीं थे। ये 1976 के संशोधन के द्वारा 42वां जो संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका मतलब एक सवाल बना था, वो पूछा भी गया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था, क्या बन गया था? ऑप्शंस थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अरे भाई साहब 1950 में परिवर्तन कब हो रहा है? 1976 में। और 1976 के बाद ये जोड़े गए हैं समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये पहले तो थे ही नहीं। तो इसका मतलब पहले क्या था? पहले जो शब्द था 1950 से लेके 1976 तक, मैं यहां लिख भी देता हूं, 1950 से 1976 तक भारत की प्रस्तावना में केवल इतना ही था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सीधा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 1976 के बाद जोड़े गए। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। यहां तक ठीक है? ये तो हो गया संविधान में, इसमें प्रस्तावना में कभी कोई संशोधन हुआ है क्या? हाँ, एक बार हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारी प्रस्तावना को लेकर कुछ कथन भी है क्या? किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया हो और वो सवाल पूछ लिया गया हो? तो सीधी सी बात है, दो तीन कथन है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं। कथन और कहने वाला कौन है, तो उसका नाम है यहां पर। ठीक है? कथन क्या है? कथन ये प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंडली। क्या है? कुंडली है। तो कुंडली किसने कहा? उत्तर आना चाहिए के एम मुंशी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कुंडली के से के एम मुंशी, के से के जोड़ लिया आपने, या फिर मुंशी जी कुंडली देखते हैं। आप लोगों की शादी अगर नहीं हुई है तो आप लोगों की कुंडली बनी हुई होगी, वो कुंडली में 36 से 36 गुण मिलाने हैं, तो टेबल के नीचे से 500 रुपए दे देना, पंडित जी 36 के 36 गुण मिला देंगे। तो कुंडली मिलाने का काम कौन करते हैं? हमारे मुंशी जी। एक तो ये याद रख लेना। दूसरा है प्रस्तावना को, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है, परिचय पत्र है। ये किसने कहा? ये कहा पालकी वाला ने। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो ये जो पालकी वाला जी हैं हमारे, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। तो परिचय कौन मांगता है आपसे? आइडेंटिटी कार्ड कौन मांगता है? गेट पे खड़ा है पालकी वाला, वो मांग लेता है। गार्ड वाला, है ना, बहुत सारे वाला वाला चल रहे हैं आजकल मार्केट में, तो पालकी वाला जी मांग लेते हैं, हाँ भाई साहब आई कार्ड दिखाइए। अब प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। यहां तक ठीक है? इसके अलावा और भी है, जैसे सुभाष कश्यप है, उन्होंने कहा प्रस्तावना अगर शरीर है, प्रस्तावना आत्मा है और संविधान क्या है? शरीर है। ये कौन कहते हैं? सुभाष कश्यप। ऐसे ही एक और विचारक हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्या कहते हैं? प्रस्तावना हमारे क्या है? सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? सपनों का विचार है। ये कौन कहता है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है? तो इस तरीके से ये तीन चार जो कोटेशन है आपको याद रखनी है। चीजों को जोड़ के छोड़ देना, जीएस का इतना सा मैटर है, बस चीजों को कनेक्ट करके छोड़ दो। के एम मुंशी कुंडली पूछता है, परिचय पत्र पालकी वाला ही देखेगा। शरीर आत्मा कौन देखता है? सुभाष कश्यप, है ना, वो डॉक्टर है, देखता है, शरीर और आत्मा की बात करता है। सपने कौन देख रहा है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये तो हुआ ये बात कि प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से कथन और अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लास्ट चर्चा और कर लेते हैं। एक बड़ी डिबेट है ना, एक बड़ी डिबेट है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए। इसको लेकर बड़ी डिबेट है। उस डिबेट का अंत कैसे हुआ वो जानना जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान के अंदर तो लिखी गई है, लेकिन संविधान के जो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में प्रस्तावना शामिल नहीं है। प्रस्तावना अलग से लिखी गई है, तो इसीलिए वो एक क्या है? विवाद का विषय है। हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव है, संविधान का उद्देश्य अगर देखना है, संविधान की आत्मा को अगर देखना है तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये केस आया था 1960 में, तो इसमें आप लिख सकते हो प्रमुख विवाद या केस जो आए हैं। सबसे पहला एक लिख लो, इंपॉर्टेंट ही लिखा रहा हूं खाली, 1960 का आया था एक बेरुबाड़ी केस, बेरुबाड़ी केस या वाद। ठीक है? उसमें क्या बोल दिया गया? उसमें निर्णय दे दिया गया क्या? उसमें निर्णय था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है? ये बोल दिया गया। लेकिन उसके बाद में एक और केस आता है 1973 में, और वो केस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया, इसमें ये बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग है। क्लियर है? बस आपको इतना सा याद रखना है, ये दो केस याद रखने, 1960 बेरुवाड़ी केस और 1973 केशवानंद भारती। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा। प्रस्तावना में इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, इससे बाहर गारंटी है कोई सवाल नहीं जा सकता। भारत का तो किसी, भारत या भारत के स्टेट के कोई भी एग्जाम में, सिंगल कोई भी एग्जाम में इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास मेरी आएगी उसमें प्रेम्बल्स के रिगार्डिंग जितने भी सवाल बने हैं भारत के किसी भी एग्जाम में या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम में, वो सारे सवाल मैं करवाऊंगा आपको। आप तो बस बने रहिए, और मेरे इस चैनल को मैं बिल्कुल भारत के गरीब तबके से आया हुआ हूँ और उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, केवल मेरे साथियों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, कि जो कहीं मोटी फीस नहीं भर सकते, पूरी मुफ्त सेवाएं हैं। आपको बस खाली चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख देना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि आपको और आपके लिए अच्छी क्लासेस लेके आऊँ। जल्द ही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं पॉलिटिकल साइंस के, जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए भी क्लासेस मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। और उसके अलावा आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत सारे ऐसे पेपर जो कॉमन पेपर हैं, वो भी मैं संविधान के जो आसपास के एरियाज़ के जो पेपर हैं वो मैं कवर करूँगा। और आपकी तैयारी में, संविधान की तैयारी में मैं आपके साथ हूँ। आप बस हमारी क्लासें रेगुलर तरीके से देखिए और नेशनल एकेडमिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है, आप उस पे भी उस पेज को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।